उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे किसान भाई बहनों को संबोधित विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले हैं धान की बुआई के बारे में। किसान भाई बहनों, ऐसे बहुत सारे किसान भाई बहन होंगे जिन्होंने अभी तक धान की बुआई नहीं की है किसी वजह से। तो अगर आपने अभी तक धान की बुआई नहीं की है और आगे आप धान की बुआई करना चाहते हैं तो देर से किस्मों का चयन करना और देर से बुआई करने में बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो देर से बुआई अगर आप कर रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखें, ये बताने के लिए आज हम हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर गायत्री कुमारी। आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट, आप हैं शस्य विज्ञान विभाग से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद उमा, थैंक यू। नमस्कार सभी को। मैम, जिन किसान भाई बहनों ने अब तक बुआई नहीं की है वो देर से बुआई कैसे कर सकते हैं? जी, देर से बुआई करने के लिए अभी जैसे जो समय है फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई का, तो उसमें अब समझिए कि नर्सरी लगाने के लिए समय हमारे पास नहीं है। तो अभी कुछ तकनीकें होती हैं, जैसे धान की बुआई करने के तो बहुत सारी तकनीकें होती हैं। पहला होता है डीएसआर, ट्रांसप्लांटिंग, एसआरआई। तो ये सब चीज़ों के बारे में मैं बता दूंगी। हालांकि अगर हम देर से बुआई करने की बात करें तो उसमें आपकी सीधी बुआई करना यानी डायरेक्ट सीडेड राइस, डायरेक्ट सीडिंग करना अभी ज़्यादा लाभदायक है, क्योंकि अभी समय हमारा नर्सरी रेस करने का जा चुका है। अगर आप इस समय नर्सरी लगाते हैं तो समझ लीजिए 20 से 25 दिन आपको और लगेंगे और आपकी बुआई जो है मतलब ट्रांसप्लांटिंग जो है काफ़ी देर हो जाएगी, यानी अगस्त फर्स्ट वीक तक चला जाएगा। तो इसके लिए डायरेक्ट सीडिंग बहुत बेहतर रहता है अभी। और किस तरीके से बुआई कर सकते हैं अभी? डायरेक्ट सीडिंग का कहने का मतलब हुआ है कि हमने सीधे जो धान है, धान को लेकर हमें सीधे अपने मेन लैंड पर उसकी बुआई करनी है। तो सीधी बुआई करने का मतलब ये होता है कि हम यहाँ पे नर्सरी नहीं लगाते। हमने जो वैरायटी सिलेक्ट करना है, हमने जो समय सिलेक्ट करना है, तो उसके हिसाब से सिलेक्ट करना है कि अब हमारे पास जो समय है अपने नॉर्मल बुआई करने का वो जा चुका है। तो हम सीधी बुआई दो तरीके से करते हैं बेसिकली। एक होती है ड्राई डीएसआर, एक होती है वेट डीएसआर। ड्राई डीएसआर मतलब सूखी बुआई और वेट डीएसआर मतलब गीली बुआई। तो आपके खेत पर पानी कैसा है, किस तरह का जल जमाव हो रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि इन दोनों में से आप क्या कर सकते हैं। एंड दूसरी चीज़ हो गई वैरायटी, जो किस्म की हम बात करते हैं। आपको ऐसी वैरायटी लेनी है जो कि डीएसआर के लिए अच्छे से मतलब रूट एस्टैब्लिशमेंट, यानी जब हम पौधे को अपने बीजों को गिराएं तो उसमें अच्छे से इस्टेब्लिश हो जाए। तो और दूसरी चीज़ ये कि अगर हम मीडियम ड्यूरेशन वैरायटी लें, शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी लें, तो डीएसआर के लिए वो बहुत बेहतर रहता है। तो कुछ चीज़ें जो है वो डीएसआर के बारे में मैं डिस्कस कर देती हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहली चीज़ डीएसआर मतलब डायरेक्ट सीडिंग राइस, यानी सीधी बुआई। और इसमें हम जो मतभेद लेते हैं वो यूजुअली हम मीडियम ड्यूरेशन मतलब जो मध्य से बढ़ने वाले, मध्य मैच्योर होने वाले, या जो शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटीज़ होते हैं यानी जो जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, उस तरह की वैरायटी हम लेते हैं। मतलब मीडियम मतलब कि 150 दिन के अंदर आपकी वैरायटी जो है वो मैच्योर हो जाएगी। और शॉर्ट ड्यूरेशन मतलब कि 90 से 110 दिन के अंदर आपकी जो वैरायटी है वो मैच्योर हो जाएगी, मतलब बड़ी हो जाएगी खेत के अंदर। दूसरी चीज़ ये कि जब हम डीएसआर करते हैं तो उसमें हम नॉर्मली पडलिंग नहीं करते हैं। अपने खेत को हम कैसे तैयार करते हैं? खेत को तैयार करने के लिए आप 1-2 बार उस पे आप हैरोइंग कीजिए। आप खेत को कोड़िए अच्छे से, 1-2 बार कोड़कर उसके जो बड़े बड़े ढेर हुए होते हैं उसको आप अच्छे से तोड़कर आप उसको मतलब मिट्टी को बिल्कुल तोड़ देना है। एंड ध्यान रखिए कि मैं पडलिंग करने नहीं बोल रही हूँ, आपको पडलिंग नहीं करना उसमें। जिस तरह से आप ट्रांसप्लांटिंग के लिए आप मिट्टी को कीचड़ बना देते हैं वैसा नहीं करना। डीएसआर में हम सिर्फ मिट्टी को तोड़ देते हैं, इतने छोटे छोटे कणों में तोड़ देते हैं कि वो हमारे धान के जैसे साइज़ होते हैं ना दाने के, उसी साइज़ से कम हो जाए। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि हमने जब मिट्टी को तोड़ दिया, उसको हैरोइंग कर दिया, उसके ऊपर क्या करते हैं, लेवलिंग कर देते हैं। हम अपने फील्ड के ऊपर उसको समतल कर देते हैं। तो समतल हमने इसलिए किया कि जब हम आपकी बुआई करेंगे तो बुआई करने के समय कुछ बीजें अपने सही जगह पर गिरेंगे, आप बुआई उसकी सही तरीके से कर सकेंगे। तो इसीलिए लैंड को समतल करना बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़, जो हम बीज लेते हैं, तो बीज को जो हम लेते हैं वो हम कोशिश करते हैं कि आपका जो पहले से अंकुरित बीज है अगर हम वो डालें तो आपकी बीज का इस्टेब्लिशमेंट बहुत अच्छे से होगा। तो उसको करने के लिए क्या करना है, हम जो अपने बीज लिए हैं तो बीज को आप बुआई के 72 घंटे पहले आप उसको पानी में भिगो दीजिए। और मतलब आप 72 घंटे तक रुकिए। उसके बाद जब थोड़ा सा अंकुरित हो जाता है, आपको थोड़ा सा उसके अंदर अंकुरन दिखने लगे बीज पे, तो आप उसको लेकर
उसको फिर हम उसकी बुआई करते हैं। तो लगभग समझिए 72 घंटे तक हम उसको अंकुरित करते हैं पहले, और उसको हम प्री जर्मिनेटेड सीड बोलते हैं, मैंने पहले से जो अंकुरित हो गया हुआ है बीज, हम उसको बोलते हैं ऐसा। तो उस बीज को हम लेकर हम उसको बुआई करते हैं। अब बुआई कैसे करना है, जो हमने ज़मीन तैयार किया था उसको लेवल कर लिया था। लेवल करने के बाद हम हैरो होता है, हैंड हैरो, यानी जो एक जिसको हम हिंदी में पंजा बोलते हैं कि यहाँ के किसान, तो उस पंजे से लेकर हमने लाइन बनानी है। अगर आपके पास ट्रैक्टर है, अगर आपका खेत बड़ा है, अगर आपके पास सीड ड्रिल है, तो हम डायरेक्टली सीड ड्रिल से भी गिरा सकते हैं। पर अगर प्लॉट आपका छोटा है तो आप पंजे को लीजिए, आप पंजे को लेकर उस एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक रस्सी खींचिए, उस रस्सी के मतलब रस्सी से जोड़ते हुए आप उस पंजे को खींचिए, लाइन बनाइए उस पंजे से। और लाइन कैसा बनना चाहिए, बहुत ज़्यादा गहरा लाइन नहीं बनाना है आपको, हल्के हाथ से लाइन बनाना है कि आपको 1 से 2 सेंटीमीटर का ही गहराई हो मिट्टी के अंदर। तो जब आप हल्के हाथ से जब उस पंजे को खींचते हैं, यानी हैंड हैरो को खींचते हैं, तो आप 1 से 2 सेंटीमीटर तक की गहराई तक का लाइन बनता है आपके खेत के ऊपर। तो उस लाइन के ही ऊपर हम अपने बीज को डालते हैं। तो इस तरह से हम डायरेक्ट सोइंग करते हैं। अब डायरेक्ट सोइंग करने के लिए पहली चीज़ें जो होती है, मैंने बताया, पहला सीड वैरायटी, आपको सिलेक्शन, आपकी वैरायटी की सिलेक्शन बहुत अच्छी होनी चाहिए। दूसरी, आपकी सीड ट्रीटमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए। मतलब सीड ट्रीटमेंट आप करिए, क्योंकि सीड आपका स्वस्थ रहेगा। आप जब सीड ट्रीटमेंट करते हैं तो आप जो आप पेस्टिसाइड जो आप खेत में जो उगने वाले पौधों को देते हैं, उससे काफ़ी कम मात्रा में आप उस समय देते हैं जब बीज को आप बीजोपचार करते हैं। तो बीजोपचार करने के लिए कुछ फंगिसाइड जैसे कार्बेंडाजिम ले लिया हमने। और अगर आपके खेत में कोई विशेषता आपको पता है कि कोई कीड़े या कोई बैक्टीरिया फंगस का अटैक बहुत ज़्यादा है, तो उस बैक्टीरिया फंगस को मारने वाला कीड़ा आप बीजोपचार में ज़रूर कीजिए। तो बीजोपचार में हम वो केमिकल लेते हैं जो आपके खेत के उगने वाले पौधों को फसल को पहले से बर्बाद करता है। तो जैसे सपोज़ मेरे यहाँ पे फंगिसाइड, मतलब मैं जानती हूँ कि हमारे यहाँ पे कोई फंगस अटैक अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा है, तो हम कार्बेंडाजिम लेते हैं। और कार्बेंडाजिम कैसे लेंगे, 2 ग्राम पर केजी सीड, मतलब 2 ग्राम 1 केजी प्रति 1 केजी सीड में हम वो केमिकल लेकर बीजोपचार करने के समय बीजोपचार करते हैं उससे। तो जब हमने बीज को 72 घंटे के लिए छोड़ दिया था, तो उसी समय हमने उसमें केमिकल मिला दिया। बुआई करने के आधे घंटे पहले मिलाकर हम उसको छोड़ते हैं आधे घंटे तक। उसके बाद हम आधे घंटे के बाद उससे बुआई करते हैं, उस धान को इस्तेमाल करते हैं। और फिर हमने बीज को लेकर हमने लाइन में सीधे, मतलब जैसे आप एक बार लाइन में गिराते जाइए, जिस तरह से आप गेहूं की बुआई करते हैं तो आप गिराते जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, हमें स्पेसिंग का, तीसरा चीज़ स्पेसिंग का हमें बहुत ख्याल रखना पड़ता है उसमें, डीएसआर में। तो डीएसआर मतलब ये हुआ कि हम बीज को हाथों से गिरा रहे हैं, हम उसका रोपण नहीं कर रहे। जैसे हम सीडलिंग्स होता है तो हम सीडलिंग का रोपण ही नहीं कर रहे हैं, हम बीज को डायरेक्टली अपने हाथ से फील्ड पर गिरा रहे हैं। तो उसके लिए आप स्पेसिंग मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, मतलब कम से कम पौधे और पौधे के बीच तो स्पेसिंग मेंटेन करना मुश्किल है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले तो रो टू रो स्पेसिंग मेंटेन करनी है, मतलब 2 लाइन जो आप खींच रहे हैं उस लाइन के बीच में कम से कम 20 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। तो हर लाइन आपका 20 सेंटीमीटर का दूर होना चाहिए। फिर जब आप बीज गिराते हैं तो बीज आप कोशिश कीजिए, वैसे कहा जाता है कि डीएसआर का स्पेसिंग आपका 10 से 15 होता है, लेकिन हाथ से आप गिराते हैं तो ये पॉसिबल नहीं होता है। भले अगर कोई सीड ड्रिल से कर रहा हो तो हो जाए, स्पेसिंग अपना टाइमली गिर जाता है 10 से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर जब हम हाथ से कर रहे होते हैं तो ये पॉसिबल नहीं होता है। तो उस समय क्या करना है कि आपने लाइन पे अपने लगातार आप बीज गिरा दीजिए। जब बीज अंकुरित हो जाता है, मतलब कि आप 5 से 6 दिन, 1 हफ्ते के बाद देखिएगा आपके बीज निकल आए, तो उस 2 स्पेस के बीच में जो एक्स्ट्रा पौधे हैं आप उनको हाथ से खींचकर निकाल दीजिए, और फिर पौधे और पौधे के बीच की स्पेसिंग 10 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर आप मेंटेन कीजिए। ध्यान रखिए वैरायटी पे डिपेंड करता है, 10 से 15 सेंटीमीटर पौधे का पौधे स्पेसिंग जो होती है। ये तीसरी चीज़ हो गई। तो पहली चीज़ मैंने बताई आपकी वैरायटी, आपकी किस्म आप उस हिसाब से चूज़ कीजिए जो आप अच्छे से इस्टेब्लिश कर सके, शॉर्ट ड्यूरेशन हो, मीडियम ड्यूरेशन हो, क्योंकि हम लेट से बुआई कर रहे हैं इसकी। दूसरी चीज़ ये कि बीजोपचार आपको ज़रूर करना है। तीसरी चीज़, आप जो स्पेसिंग करते हैं आप उसकी स्पेसिंग 20 लाइन टू लाइन की दूरी और पौधे पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर आप ज़रूर मेंटेन करके रखें। और उसके बाद जब हमने उसकी रोपाई कर ली, ठीक है, जब हमने लाइन खींचा, हमने बीज डाल दिया, उसके बाद हम उसमें खाद डालते हैं। तो खाद में आप यूरिया, एसएसपी, एमओपी, मतलब एनपीके जो कहते हैं, ठीक है। तो एनपीके कैसे डालना है, नाइट्रोजन का जो दर होता है वो 100 से 120 केजी प्रति हेक्टेयर के लिए होता है। यानी कहे तो अगर हम उसको यूरिया के टर्म्स में बताएं तो 217 से 220 केजी प्रति हेक्टेयर यूरिया आपको डालना है। फॉस्फोरस आपको 50-60 केजी
फास्फोरस देनी होती है, और उसके हिसाब से अगर हम एसएसपी डाल रहे हैं तो आपको वही 700 से लेकर 800 केजी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको सिंगल सुपर फॉस्फेट डालना है। और पोटाशियम जो है हम कैसे डालते हैं, 40 केजी प्रति हेक्टेयर पोटाशियम डालते हैं। तो अगर हम एमओपी यूज़ कर रहे हैं पोटेशियम को डालने के लिए, तो आपकी 100 से मतलब 80 से 100 केजी प्रति हेक्टेयर म्यूरेट ऑफ पोटाश, ये जो फर्टिलाइजर्स आते हैं, तो आपको वैसे डालना है। तो इस हिसाब से आप खाद को डालिए। तो आप खाद को आप कैसे डालना है, हमने फॉस्फोरस, एसएसपी और एमओपी दोनों को हम बुआई के बाद डाल देते हैं, ठीक है। और यूरिया को क्या करते हैं, जैसे मैंने बताया कि 220 केजी प्रति हेक्टेयर है, ठीक है। तो उस 220 केजी प्रति हेक्टेयर को हम 3 हिस्से में बांट लेते हैं, ठीक है। तो कैसे बांटेंगे, पहले हमने आधा कर लिया, और उसके बाद उसका जो बचा हुआ आधा उसको फिर से हमने आधा कर लिया। मतलब 50% हमने बुआई के समय डाला, फिर बाकी 25% हमने टिलरिंग के समय डाला, और बाकी 25% हमने जब उसका पैनिकल आता है, यानी जब उसकी फलियाँ आती हैं, तो हमने डाला, ठीक है। तो यूरिया को हम पूरे यूरिया को एक साथ नहीं डालते, हम उसको 3 हिस्सों में बांट लेते हैं, 50-25-25%, ठीक है। तो आधा कर लीजिए, आधा ही हम देते हैं बुआई के समय, और उसके बाद 25-25% जो है हम टिलरिंग और पैनिकलिनाइजेशन के टाइम पे ही देते हैं। तो ये हमारा फर्टिलाइज़र यानी खाद देने का तरीका हो गया। तो जो लाइन हमने खोला था उसी लाइन के ऊपर आप छिड़क दीजिए, और उसके बाद उस लाइन को बंद कीजिए। तो ये तरीका होता है डीएसआर को करने का। तीसरी चीज़ ये होती है कि डीएसआर जो होती है आपकी, वो नॉर्मल ट्रांसप्लांटिंग जैसी नहीं होती है। आप ट्रांसप्लांटिंग जब करते हैं तो क्या करते हैं, आप अपने खेत में पूरा पानी डाल कर, पानी बहुत ज़्यादा लगता है, आप खेत को पाटा करते हैं, पानी डालकर आप पानी भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। पर डीएसआर में आपको पानी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करनी होती, क्योंकि मैंने बताया जैसे ड्राई डीएसआर होती है, वेट डीएसआर होती है। इसका मतलब कि ज़मीन जो है आपका बहुत ज़्यादा पानी से भरा हुआ नहीं है। नॉर्मल ट्रांसप्लांटिंग करते समय 2 से 5 सेंटीमीटर पानी आपका जमा होना चाहिए पूरे स्टेज पे, ठीक है। पर डीएसआर के टाइम पे आपको ऐसे हर स्टेज पे आपको पानी मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ जैसे भागलपुर में हमारा मौसम जैसा रहता है उस तरह से, तो अगर हम जैसे बारिश काफ़ी होती है यहाँ पे, तो सिंचाई नहीं देने की ज़रूरत पड़ती है, तो आप डीएसआर आराम से हो जाता है यहाँ पे। तो जो जल जमाव होता है, हम उसको बहुत ज़्यादा हर समय हम जल जमा करके नहीं रखते हैं। तो ये डीएसआर की खासियत होती है, आपकी पानी की बचत होती है इसमें। और दूसरी चीज़ ये कि आपको एक विशेषता जो ध्यान देना होता है, वो होता है खरपतवार का। एक जो लिमिटेशन बोलते हैं डीएसआर का, वो ये है कि इसमें खरपतवार काफ़ी आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि जो ट्रांसप्लांटिंग आपने किया तो उसमें जल जमाव होता है हमेशा। तो जो जल जमाव होता है उसके वजह से जो आपके खरपतवार हैं वो आ नहीं पाते पानी की वजह से। लेकिन डीएसआर में हमेशा पानी खड़ा नहीं होता, तो इसके लिए क्या होता है कि इसमें जो खरपतवार है काफ़ी मुसीबतें क्रिएट करती हैं। तो इसकी वजह से एक चीज़ जो विशेषता ध्यान देनी पड़ती है डीएसआर में, वो होती है कि वीडिंग। आपको खरपतवार का विशेषता ध्यान देना होता है, आपको वीडिंग करनी है। पहला आप जब ने बुआई किया तो आप प्री इमर्जेंट हर्बिसाइड जैसे पेंडिमिथिलिन वगैरह डाल दीजिए, ठीक है। और उसके 2 हफ्ते बाद आप पोस्ट इमर्जेंट हर्बिसाइड डाल दीजिए, जैसे ब्यूटाक्लोर है या बिस्पायरीबैक सोडियम है, आप वो डाल दीजिए। और उसके बाद फिर आप आपको खरपतवार दूर रखने के लिए आप फिर 25-30 दिन के बाद आप 1 बार या 2 बार हैंड वीडिंग, यानी हाथ से जड़ को, मतलब वीड्स को, खरपतवार को आप निकाल फेंकिए। तो ये तरीका होता है। तो ये खरपतवार बड़े परेशान करते हैं डीएसआर के समय। बाकी अगर आपने खरपतवार का ध्यान रख लिया, आपने अपने पौधों को अच्छे तरीके से स्पेसिंग दे दी, खाद दे दिया, तो आपके पौधे जो डीएसआर में हैं वो काफ़ी अच्छे ईल्ड दिखाएंगे। कुछ ईल्ड ये आपके डीएसआर के बारे में जो मैंने आपको ये क्लियर कर दिया। उसके अलावा जो ट्रांसप्लांटिंग है उसके लिए नर्सरी वगैरह तैयार करनी होती है, तो नर्सरी तैयार करने का अभी समय हमारे पास जा चुका है। तो इस समय हम डीएसआर पे ज़्यादा ध्यान दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैम, देर से बुआई करने के लिए धान की कौन सी किस्में उपयुक्त होती हैं? अभी हम जो धान की बुआई डीएसआर के थ्रू करते हैं अगर, तो उसमें जो मीडियम ड्यूरेशन वैरायटीज़ हो गए, जिसको हम संकर धान बोलते हैं, तो उस तरह के संकर धान आप लीजिए। जैसे कि आपका PHB 71 हो गया, पूसा RH 10 हो गया, ठीक है। और सबौर संपन्न भी काफ़ी हद तक ठीक है, मतलब उसका भी 145 से 150 दिन तक जाता है। तो जो हम वैरायटी लेते हैं हम इसमें ध्यान देते हैं कि आपकी जो वैरायटी है वो 150 दिन से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए, क्योंकि अभी हम लेट सोइंग कर रहे हैं, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा देर हो जाएगा तो आपकी फसल पे प्रभाव भी पड़ेगा और आप समय पे अपने अगली फसल को भी नहीं लगा सकिएगा। तो ये आपकी वैरायटीज़ हैं। जी मैम। तो किसान भाई बहनों, अगर आपने अभी तक धान की नर्सरी तैयार नहीं की थी, धान की बुआई नहीं की है, तो जिस तरीके से मैम ने बताया आप धान की सीधी बुआई कर सकते हैं कुछ बातों का ध्यान रख के। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका।
किसान भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। उन्नत कृषि